मैं सबसे पहले अपने प्रेस के साथियों का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज बहुत खुशी की बात है कि आज समाजवादी पार्टी में बड़ी संख्या में सभी लोग सदस्यता ले रहे हैं। सबसे पहले पूर्व में बहुत समाज में काम करने वाले, जमीन पर गरीब, मजलूम, बहुजन समाज के लोगों को जोड़ने वाले, समय समय कठिन परिस्थितियों से भी निकलने वाले दद्दू प्रसाद जी, उनका मैं स्वागत करता हूं। समाजवादी पार्टी में आज शामिल होने के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। उनके बड़ी संख्या में साथी जो यहां पर मौजूद हैं, उनका धन्यवाद देता हूं। बहुत बड़ी संख्या में जो हॉल के बाहर हैं, जो अंदर नहीं आ पाए हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। और दूर दराज जो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, क्योंकि संभव नहीं था सब लोगों का यहां आना, बड़ी संख्या में इनसे जुड़े हुए लोग पूरे प्रदेश में, उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं दद्दू प्रसाद जी के माध्यम से। इधर सलाउद्दीन साहब से बहुत बार चर्चा हुई, इनके बहुत साथी सहयोगी समय समय पर हमसे मिले, ये दूसरे दल को मजबूत कर रहे थे। अब समाजवादी आंदोलन को और समाजवादी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए मैं सलाउद्दीन साहब का और उनके साथ जितने सहयोगी साथी आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। श्री देव रंजन नागर जी मेरे साथ पहले से जुड़े हैं और पार्टी के सिद्धांतों को, कार्यक्रमों को ठीक तरीके से समझते हैं। और आज जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं और दुनिया में जिस तरह की राजनीति चल रही है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी और तमाम विचारधाराओं का प्रभाव डाला जा रहा है, उन सब चीजों को समझने वाले, मुझे खुशी है कि आज देव रंजन नागर जी समाजवादी पार्टी में आकर के हमारी पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। भविष्य में सरकार कैसे बने, उस दिशा में लेकर जाएंगे। जगन्नाथ कुशवाहा जी पूर्व बसपा संस्थापक हैं, प्रदेश कार्यकारिणी समिति में हैं और उनके साथ बड़ी संख्या में लोग आए। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये सभी साथी वो लोग हैं जो पीडीए की लड़ाई को, संविधान को बचाने की लड़ाई को, देश के कानून को बचाने की लड़ाई में, देश की अर्थव्यवस्था को बचाने की लड़ाई में, हमारे किसानों के सम्मान के लिए, जो हमारे दबे कुचले हैं, जो पीड़ित शोषित लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, उन सबको सम्मान दिलाने के लिए जो बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी फैला रही है, महंगाई बढ़ा रही है, हमारे बाजार को खत्म कर रही है, उस लड़ाई में हमारा साथ देने के लिए आए। मैं इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। इसके साथ साथ हमने और आपने एक बहुत ही समय समय पर एक बहुत बड़ी योजना के बारे में सरकारी प्रचार सुनाव को देखा है। हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी नहीं थकते अपनी योजनाओं को बताने में। आज एक बहुत महत्वपूर्ण योजना, मुद्रा योजना, उसके लगभग 10 साल पूरे हो रहे हैं और 10 साल में इस योजना ने कोई खास ठोस प्रभाव समाज में और अर्थव्यवस्था में नहीं छोड़ा है। ये मुद्रा योजना नहीं, ये झुट्टा योजना बनकर के रह गई है। मैं कुछ सवाल जनता की तरफ से, या जो सवाल आ रहे हैं मुद्रा योजना को लेकर के, उनको जरूर रखना चाहता हूं। मुद्रा योजना की पहली 10वीं पारी होने पर 10 वर्ष के नाम पर निम्नलिखित 10 महत्वपूर्ण, सरल और सीधे सवाल तो जनता भाजपा ही से पूछ सकती है और हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं।
क्योंकि आंकड़े के खेल में कोई नहीं जीत सकता उनसे। समय समय पर जो आंकड़े सरकार बताती है, लेकिन वो आंकड़े कहां से आते हैं, किस मेथोडोलॉजी से आते हैं, किस तरीके से वो प्राप्त करते हैं, उसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। चाहे जो बड़े बड़े महाआयोजन हुए हैं, उसकी जो आंकड़े बताए गए, वो आंकड़े तो बढ़ चढ़ करके बताए गए, लेकिन जब कभी भी हम और आप लोग सवाल करते हैं कि जो लोग खोए हैं, जिन लोगों की जान चली गई, जो लोग सड़क के आने जाने में जिनकी जान चली गई, उसके जवाब में कोई आंकड़ा सरकार की तरफ से नहीं आता है। तो इसलिए मुद्रा योजना को लेकर के क्या सच में 52 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना का पैसा मिला? यदि ये सत्य है तो मुद्रा ऋण लेने वालों ने अगर 2 लोगों को भी रोजगार दिया तो पूरे देश में बेरोजगारी लगभग शून्य होनी चाहिए। क्या इस तथ्य में कोई डिफरेंस नजर आता है, विसंगति नजर आती है? जब दोनों ही आंकड़े सरकारी हैं तो मुद्रा योजना या बेरोजगारी के आंकड़े में से किसको सही माना जाए? क्योंकि अगर योजना 52 करोड़ लोगों तक पहुंची और 52 करोड़ में अगर एक प्राप्त ने 2 लोगों को भी नौकरी दी है, तो सोचो आंकड़ा कितना बड़ा बनता है। मुद्रा योजना में लोन लेने के रूप में बांटा 33 लाख करोड़ रुपया किसके खाते में गया है? ये 10 साल की योजना में कोई छोटा मोटा पैसा नहीं इकट्ठा हुआ है या बांटा नहीं गया, 33 लाख करोड़ रुपया बांटा गया है। क्या इन खातों की कभी जांच परख या लेखा परीक्षण या कहीं ऑडिट हुआ है? क्या इनके द्वारा समर्थित या शुरू हुए उपक्रमों में कभी लाभ कमाया और दिखाया गया हो? क्या सरकार को इनसे कभी इनकम टैक्स प्राप्त हुआ, और हुआ होगा तो कितना हुआ होगा? क्या इनमें से किसी ने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाया? कि अगर 52 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया गया है तो क्या जीएसटी के रजिस्ट्रेशन कराया गया कि नहीं कराया गया? इनसे कुल कितना जीएसटी प्राप्त हुआ? बैंकों को मुद्रा योजना के वितरण पर हुए कुल खर्च और इससे मिले कुल ब्याज के बीच क्या कुछ लाभ हुआ, या ये योजना कुछ अपने लोगों को बैंकों के खजाने से पैसा पहुंचाने का माध्यम मात्र बनकर रह गई है? जवाब जुमलाई सरकार देगी या बैंक? ये जो 33 लाख करोड़ और 52 करोड़ लोगों को पहुंचाया गया इससे लोन का, तो आखिरकार जवाब कौन देगा? सरकार देगी या बैंक देगी? ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छिपाने के लिए बहुत सारे फैसले लेती है। अपनी हर योजना की नाकामी छिपाने के लिए कम्युनल रास्ता अपना रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर रही है, लोकतंत्र की परवाह नहीं कर रही है, कानून की परवाह नहीं कर रही है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि अगर राम जी या सुमन जी के साथ कोई घटना होती है या समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर किसी तरह की कोई घटना होती है, तो उसके लिए जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं, मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार होंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उस संगठन पे हाथ रखे हुए हैं। जितने भी लोग उसमें दिखाई दे रहे हैं, हालांकि जाति की बात नहीं करनी चाहिए, जातियों की बातें समाजवादी लोग नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाति कनेक्शन भी उन्हीं का उनसे दिखाई देता है। क्योंकि पकड़े कौन? करने वाला वही, पकड़ने वाला भी वही, रिपोर्ट लिखाने वाले अगर जाएं तो सामने वही दिखते हैं। इसलिए अगर कहीं कोई घटना हो रही है, अगर किसी को किसी तरह की अपमान भी होता है, तो कि जिम्मेदार अगर कोई है तो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि वही बढ़ावा दे रहे हैं। जिस तरीके से हिटलर के जमाने में ट्रूपर्स होते थे, उसी तरीके से इन्होंने एक हिडन अंडरग्राउंड फौज तैयार की है, जो समय समय पर लोगों को अपमानित कर रही है, थानों में अपमानित कर रही है, तहसील में अपमानित कर रही है।
पैसे लूटने में सबसे ज्यादा आगे दिखाई दे रहे हैं। जो लोग कहते थे कि यहां जीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए, इनका खुद अधिकारी पकड़ा गया और वो कहीं छिपा नहीं है, वो मुख्यमंत्री आवास में छिपा होगा। मैं एक बार फिर दद्दू प्रसाद जी, देवरंजन नागर जी और सलाउद्दीन साहब से लेकर के जगन्नाथ कुशवाहा जी, जितने भी उनके सहयोगी साथी आए हैं, मैं उन सब का अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में जो पीडीए का रास्ता है, पीडीए का संघर्ष है, उसको और मजबूत बनाने का काम करेंगे। बंद हो गए, इससे 45,000 लोगों का जो है बेरोजगार हो गए, जबकि ये आंकड़ा इनका सरकारी आंकड़ा, जबकि ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में अभी एक कानपुर की फर्टिलाइजर कंपनी बंद होने की कगार पे उसने कहा कि मैं प्लांट बंद कर दूंगा और उससे भी काफी लोग जो है बेरोजगार हो रहे हैं। बेरोजगारी की क्या है प्रदेश में कि सरकार जो है इस पर तवज्जो न देके अपने दूसरे मुद्दों में भटका देती है। जो आप सवाल पूछ रहे हैं एमएसएमई का, ये मुद्रा लोन भी कहीं न कहीं उन्हीं कारोबारियों के पास पहुंचा होगा। सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि अगर 33 लाख करोड़ पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा हिस्सा आया होगा और उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सबसे बड़ी संख्या में है, यही हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करती है इंडस्ट्री, और यही सबसे ज्यादा रोजगार और नौकरी देने का काम करती है। अगर उसी इंस्टीट्यूशन को ये खत्म कर रहे हैं और इनकी गलत नीतियों के कारण हो रही हैं, तो उसी को छिपाने के लिए कम्युनल रास्ता अपना रहे हैं। और जब से ये अयोध्या हारे हैं, तब से ये और कम्युनल होते चले जा रहे हैं। दिल्ली जी मुख्यमंत्री ने अमर्यादित टिप्पणी की है आप पर, क्या कहना है? हालांकि अगर वो सुने तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर हम लोग उनकी टिप्पणियों को सुने, मैं तो कहूंगा कि अगर पूरा वीडियो किसी के पास हो तो थोड़ा समय लगेगा, तब तक वो हम लोग अपलोड कर लें या उसको यूट्यूब से निकाल लें। मैं कहूंगा कि वो जो जहां से अरविंद केजरीवाल जी का शुरू करती हैं वो, क्योंकि ये सुनना जरूरी है। ये कॉन्फिडेंस या इस तरह की भाषा देने के लिए जो कॉन्फिडेंस मिल रहा है वो आखिर कहां से आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, हालांकि मेरा आपका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि बीजेपी वाले सोचते होंगे कि आपसे मैंने सवाल पूछवाया होगा। हालांकि वो विषय ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं। अगर अपोजिशन वाले तारीखवार कहें सर, एक अखबार दैनिक जागरण, मैं अपने सभी समाजवादी साथियों से कहूंगा, दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें, आप खरीदना बंद कर दें। उनके जितना कारोबार है उससे बिल्कुल अपने आप को जोड़े नहीं, दूर कर लें। आप इस तरह से बोल रहे हैं अभी सुन लो बेटा, क्योंकि तुम नए हो, और नया मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पत्रकार साथी 8 बजे कोई सो के नहीं उठता। इनको जगाया गया था मेरे घर पहुंचाने के लिए। और एक और व्यक्ति है, अमरोहा का है कि मुरादाबाद का है, पत्रकार साथी जानते होंगे उसका नाम, मैं नाम स्लिप कर रहा हूं। वो दैनिक जागरण, और एक आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी। मुझे कोई संकोच नहीं है, एक आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी, उनके इशारे पर, मुख्यमंत्री के इशारे पर, ये जो टर्म आज मुख्यमंत्री यूज कर रही है, जो आप सवाल मेरे से पूछे हो, इस सब ने मिलकर के साजिश रची थी। और ये पीडीए परिवार के लिए कोई नई चीज नहीं है, इनको अपमानित होना ही पड़ता है। कोई ऐसा पीडीए परिवार का यहां बैठा ये नहीं कह सकता है कि समाज में कभी न कभी वो अपमानित न हुआ हो। उन्हें अपमानित होना ही पड़ता है। ये हम लोगों की लंबी लड़ाई है, और एक कोई मनु गड़बड़ आए थे, उन्होंने ये व्यवस्था की जिसकी वजह से हमें आज भी अपमानित होना पड़ रहा है। कोई ये मनु महाराज गड़बड़ कर गए, जिसकी वजह से आज भी हम लोगों को अपमानित होना पड़ रहा है। और अगर वीडियो आ गया हो तो जरूर दिखाइए, ये चाल चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का दिखाई देगा आपको स्क्रीन पर। तो वो थोड़ा कांग्रेस से लगाव रखता है। आज से न्यूज 24 पे कोई नहीं जाएगा।
खासकर तब रामनवमी के मौके पर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कम्युनल टेंशन जैसी स्थिति बनी हुई है। प्रयागराज का मामला है, सलार मसूद गाजी की दरगाह पर कुछ लोग भगवा झंडे लेकर जाते हैं, डीएमएसपी को बताकर फेसबुक पर लाइव करते हुए जाते हैं, दरगाह के ऊपर चढ़ते हैं, भगवा झंडे लहराते हैं और इस घटना के बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, खुलेआम घूम रहे हैं और वो खुद को बीजेपी का नेता बताता है। देखिए, कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है, दो एंगल जो मुझे समझ में आ रहा है, हो सकता है मैं गलत हूं उस बात पे, लेकिन आप इस पर विचार जरूर करना। करने वाला मुख्यमंत्री जी की सेम जाति बिरादरी का है, इसलिए उसको इम्यूनिटी है किसी चीज को लेकर के। न एसओ कुछ बोलेगा, न एसपी बोलेगा, न डीएम बोलेगा, न कमिश्नर बोलेगा। इसीलिए हम लोग कहते थे कि संविधान खतरे में, कानून खतरे में। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है, ये हमारी ढाल है, हमारी संजीवनी है, हमें सम्मान दिलाता है। उसी को खतरा पैदा कर रहे हैं। सोचिए, कोई कल्पना कर सकता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, कॉन्स्टिट्यूशनल, जहां कॉन्स्टिट्यूशन हो, जहां कानून हो, जहां शपथ ली गई हो, वहां पर कोई झंडा लेकर के इस तरह का व्यवहार कर ले, और फिर पुलिस जो देख करके टांग पे गोली मार देती है। तो सोचिए, बिना मुख्यमंत्री के इशारे पर ये नहीं हो सकता था। ये सब मुख्यमंत्री के इशारे पे, इसलिए क्योंकि अपनी नाकामियों ने छिपानी है। और नाकामी क्या है मैं बता दूं आपको। पीडीए, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, पिछले 10 साल में प्लॉट जितने भी थे, 2-3 लोगों को सब अलॉट कर दिए गए। आप पता करवा लीजिए। मंत्री तो सब ले लिया है। वीडियो आ गया। तो आप, अब हमारे पत्रकार साथी धन्यवाद कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा दिखाने के लिए। किसके? नहीं, पीडीए वाले, पीडीए वो है डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसमें सुनने में आया कि अभी मैं जानकारी कर रहा हूं कि आखिरकार वो किसको सब दिया जा रहा है। ये सब इसलिए दिया जा रहा है कि उसकी जानकारी किसी को ना हो। वे कुंभ में जो लोग चले गए, उनकी संख्या क्या है, मर गए, उनको मुआवजा नहीं दे रहे हैं आप। नहीं, ये नहीं दिखाइए, वो दिखाइए जो रियल इंटरव्यू है न्यूज 24 का। अखिलेश जी, आपके माननीय विधायक आर के वर्मा जी ने सदन में एक प्रश्न किया था कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक के जो शिक्षक है उनसे उत्पीड़न हो रहा है। वहीं डॉक्टर अली अरशद जाफरी का भी उन्होंने जिक्र किया था। प्रोफेसर आलोक कुमार राय जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, अब उन्होंने उन पर जो है जांच बैठा दी है। इस पर आपकी पार्टी का क्या एक्शन है? और लगातार अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेगी समाजवादी पार्टी। शिक्षकों को जो है अन्याय के खिलाफ समाजवादी पार्टी लड़ती रहेगी। जब अमेरिका से आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। मैंने आपको इसीलिए क्या, मुद्रा योजना नहीं, ये झुट्टल योजना है। और फिर इकोनॉमी बचाने का काम होना चाहिए। जो इकोनॉमी गिर रही है और अब संभलने वाली नहीं है, इसलिए नहीं संभलेगी कि जो अमेरिका जैसा देश आप पे इस तरह की पाबंदियां लगा रहा है और आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कुछ नहीं किया, कुछ लोगों को लाभ पहुंचाया होगा। जब आप इन्वेस्टमेंट में ही पैसा ले रहे हो, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? तो आपकी इकोनॉमी कहां है? आपको अपनी इकोनॉमी बेहतर करने के लिए अमेरिका से कुछ सीखना पड़ेगा। आपको भी चीन पर पाबंदियां लगानी पड़ेंगी। क्या सरकार पाबंदियां लगाएगी? सरकार जिसके पे चाहे उसके यहां भेज सकती है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, और फेस करना चाहिए। अगर कोई बात है तो अपने कागज दिखाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 3 साल में वो गरीबी है वो खत्म कर देंगे और इलेक्शन 2 साल बाद है। 2 साल में भारतीय जनता पार्टी चली जाएगी, फिर गरीबी हटने का काम शुरू हो जाएगा। उससे आप ये कभी क्यों नहीं पूछते? जैसे हमारे पत्रकार साथियों, 46 में 56 मुख्यमंत्री हैं वो, उनसे ये तो पूछो कि जीरो पॉवर्टी क्या है? कि केवल अधिकारियों ने बता दिया या ये इकोनॉमिस्टों ने बता दिया कि ये जीरो पॉवर्टी की लाइन है, इस पे आप बोलिए और इससे जीरो पॉवर्टी हो जाएगी। कैसे जीरो पॉवर्टी है? और वो सरकार पॉवर्टी खत्म करना चाहती है जो अभी तक ये न बता पा रही हो कि जिन लोगों को राशन दिया जा रहा है, जिन लोगों को राशन दिया है, उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है।
भाई जो राशन जिनको दिया जा रहा है, हम लोग भी उत्तर प्रदेश में लगभग 12 करोड़ लोग पा रहे होंगे राशन, 15 करोड़। अगर 15 करोड़ पा रहे हैं तो इन 15 करोड़ लोगों का पर कैपिटा इनकम क्या है? तो जीरो पॉवर्टी तो तब हम डिस्कस करेंगे। केवल कह देना कि हम गरीबी हटा देंगे 2 साल में, अरे 2 साल में तो अभी चले जाओगे आप खुद ही। जो सरकार किसानों के लिए कुछ न कर पा रही हो, पैदावार की सही कीमत न दे पा रही हो, नौकरी रोजगार न दे पा रही हो, महंगाई पे कोई नियंत्रण न हो, मुनाफा कमाने दे रहे हो, जीरो टॉलरेंस, सोचो लॉ एंड ऑर्डर पे क्या है। सीधी लोग सरकार को गोली मार रहे हैं, जो हत्या हो रही है, चाहे देवरिया हो, गोरखपुर हो। आप खुद देखिए, रिकॉर्ड उठा करके देखिए, जब मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश से राजधानी से गोरखपुर जाते हैं और गोरखपुर से लौट के आते हैं, तुरंत हत्या हो जाती है आसपास वहां। कोई विजिट ऐसी नहीं बची होगी जिसमें मुख्यमंत्री खुद गोरखपुर गए हो और हत्या न हुई हो वहां। कब लौटे बताओ, और कब हुई हत्या बताओ? और परसों ही लौटे होंगे। नहीं, जब लौटे तुरंत हत्या हो जाती वहां। ये पूरा उत्तर प्रदेश गोरखपुर रूल कर रहा है। आप जानकारी करिएगा, पूरा उत्तर प्रदेश गोरखपुर के लोग रूल कर रहे हैं। जो गोरखपुर में रहा होगा, सिपाही भी, चौकी भी, वो भी। अब देखो, भारत समाचार दिखाई दे रहा हमें, तुम्हारे पत्रकार के साथ कुछ व्यवहार खराब हुआ, सुना हमने है? भारत समाचार, तुम्हारे किसी पत्रकार के साथ व्यवहार खराब हुआ किसी जिले में? हाँ हुआ, देखिए, अपनी ही खबर इनको नहीं पता। तो मैं क्या कहूं बताओ बीजेपी के विधायक के लिए? हम उनकी रक्षा करें? अब सुनिए, चाल, चरित्र और चेहरा। अब आप देखिए, आवाज तेज कर देना। कुछ नेताओं के नाम लूंगा, आपके जहन में जो पहला शब्द या पहली लाइन आती है आपको मुझे वो बताना है। अब नाम तो लो। अरविंद केजरीवाल। झूठा। आतिशी। बेवकूफ। बेवकूफ। उनको यही नहीं पता कि वो कहाँ जा रही है। जनता ने उनको मौका दिया है, दोबारा जीत के आई है। शांति से अपना काम करो ना, जीवन करो। काहे केजरीवाल की राह पे चल रही है? भगवंत मान। नो कमेंट। राहुल गांधी। ये भी उसी कैटेगरी में है। मतलब राहुल गांधी तो लीडर है ही नहीं। 99 सीट आई है इस बार। हाँ, तो उनके लिए थोड़ी ना, ये कांग्रेस का जो नाम पुराना है, पुरानी लीडरशिप जुड़ी है। लोग आज भी कांग्रेसी हैं। वो जो जिसे स्वतंत्रता के संग्राम से जुड़े हुए लोग हैं, उनको आज भी सब कांग्रेसी हैं, क्योंकि तब कोई और पार्टी होती नहीं थी। ओके। प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी सो मतलब गुड फॉर नथिंग। कन्हैया कुमार। हाँ, देश तोड़ो। नरेंद्र मोदी। देश जोड़ो। देश जोड़ो। अमित शाह। गजब है, गजब शानदार। ऐसे नेता जो डेयरिंग है, बिल्कुल जो कर पाने की, जिसके अंदर सारी हदें पार करके भी सच के साथ खड़े रहने की ताकत है। दोनों में ज्यादा कड़क कौन है, मोदी जी और अमित शाह में? संसद में तो अमित शाह जी ज्यादा कड़क दिखते। दोनों है, दोनों अपने फर्म हैं डिसीजंस को लेकर के। चीजें कोई दिखाता है, दिख जाता है, कोई दिख नहीं पाता है। ओके। मोहन भागवत। आदरणीय। अखिलेश यादव आए थे दिल्ली में प्रचार करने। टूटी चोर। कपिल मिश्रा आपके मंत्री। ईमानदार, बस कर दो। सच के साथ जूझने की ताकत। अब बाकी आप समझ लो, हमें कुछ नहीं कहना। भाई ये बता, हम लोगों का, अगर ये दद्दू प्रसाद जी हैं, ये किसी मंदिर चले जाए तो मंदिर गंगा जल से धोया जाएगा। ये सच है, स्वीकार करो चाहे ना करो। और मैं चला गया था एक मंदिर में, वहां के ब्राह्मण मना कर रहे थे कि मत धो मंदिर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरा मंदिर धोया गंगा जल से। और हमारे पत्रकार साथी जो जानते होंगे कि मुख्यमंत्री आवास जब खाली हुआ,
वहां भी गंगा जल से धोया गया था। तो ये जितने बैठे लोग हैं, अगर ये मंदिर चले आए तो इन गंगा जल से धोया जाएगा। ये आप लोगों के प्रति नफरत दर्शाती है? मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये आप मैं लोगों कुछ के प्रति नहीं। नफरत दर्शाती है सरकार की कि पीडीए और विपक्ष के नेताओं से नफरत की जा रही है। नहीं, पीडीए के लोगों को ये परेशानी, ये तकलीफ हमेशा उठानी पड़ती है, इसीलिए हम लोग एकजुट हो रहे हैं। मैंने पिछली बार भी सवाल किया था पत्रकार साथियों से कि मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि 80-20 की लड़ाई है, तो मैं जानना चाहूंगा मैं 20 में हूं कि 80 में हूं। और मैं उन्हें बताना चाहता हूं, दूसरी बात बताना चाहता हूं, अगर 80-20 की लड़ाई का गणित उनके पास है तो ये लड़ाई 80-20 की नहीं है, ये लड़ाई 90-10 की है। पीडीए जिंदाबाद, पीडीए जिंदाबाद, पार्टी के नेताओं को नोटिस दे दी जा रही है कि मकबूल के खिलाफ प्रदर्शन न करें। यूपी गवर्नमेंट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नोटिस से कोई डरने वाला नहीं है। मैं कुछ नहीं कहूंगा उसमें। मैं चिंता इस बात की कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, लेकिन अगर कहीं मंदिर चले गए आप तो गंगा जल से धुलवाया जाएगा। अब बताओ कौन हो आप? हैं? तुम्हारा नहीं धुलाया जाएगा। इसीलिए सवाल ऐसा पूछ रहे। अब ये बताओ, हमारा मंदिर न धोया उसके लिए क्या करें बताओ? क्या चीज? मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह रहा। मनु महाराज ने जो कुछ किया गड़बड़, उसकी वजह से हमें फेस करना पड़ रहा है। ये कौन है मनु महाराज? प्रधानमंत्री के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक महिला खिलाड़ी के साथ कार में 7 लोगों ने इसकी इज्जत लूटी है, और जब तक प्रधानमंत्री आते हैं तब तक इस तरह के हादसे होते हैं। इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में बढ़ी हैं। इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में बढ़ी हैं। पूरा प्रशासन, पुलिस, जो सुरक्षा होनी चाहिए, जिस तरह का इंतजाम होना चाहिए, पुलिसिंग होनी चाहिए, वो कुछ भी सरकार नहीं कर रही है। जब पुलिस से आप दूसरा काम लोगे तो आप उससे कैसे उम्मीद करोगे कि लॉ एंड ऑर्डर पे वो पुलिस काम करे? एक आध घटनाएं नहीं, कितनी घटनाएं। अभी कल ही जब हम लोग बैठे थे या परसों, पुलिस के खिलाफ पुलिस एफआईआर लगा रही, पुलिस ही ढूंढ रही है पुलिस को, और पुलिस को पकड़ के ला रही पुलिस। ये है उत्तर प्रदेश। बताइए, हु इज दिस अभिषेक प्रकाश? वो तो मुख्यमंत्री आवास में होंगे कहीं। किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है सर। प्रधानमंत्री की रैली के लिए जिस जमीन पे फसल काटी गई है, वहाँ बटाई कर लोग खेती कर रहे थे, क्या? उनको मुआवजा नहीं। एक मिनट। अच्छा, आप कौन पहले पूछेगा? अच्छा, पहले आप पूछ लो। सरकार की मंत्री बीबी रानी मौर्य ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, मांग की है कि आगरा का जो शाहजहां गार्डन है उसका नाम बदल के अलीगढ़ के नाम पर कर दिया है। प्रसिद्धि बहुत कॉन्फिडेंट। मैं इस बात में और बात ऐड कर दूं, उन्हें मुख्यमंत्री बना दो, मांगना ही नहीं पड़ेगा किसी से। वो गवर्नर बन करके विधायक बनी, फिर मंत्री बनी। वो मंत्री बनने के लिए नहीं आई थी, वो मुख्यमंत्री बनने के लिए आई थी। इसलिए आप हमको उनके सामने भी नहीं जाना बीजेपी, नहीं नाम हमारा आपका भी बदल दें। वो किसका नाम बदलोगे तुम? आप सोचिए, आप कभी आप खुद सोचिए, बीजेपी अपने नेताओं का भी सम्मान करने के लिए कोई बड़ी योजना नहीं बना पाई, खासकर यूपी में। अभी जो मैच हो रहा था आईपीएल का, वो किसके नाम पे रखा गया बताइए? वो भगवान विष्णु के नाम पे था, एकाना स्टेडियम। लेकिन बीजेपी ने कोई बड़ा काम नहीं किया, क्योंकि उन्हें अपने नेता के नाम पे कुछ बनाना था, करना था, उन्होंने उसी स्टेडियम का नाम बदल दिया। सोचिए, भगवान से आगे है बीजेपी। दूसरा,
नेताजी और समाजवादी पार्टी ने, हम लोगों ने मिलकर के वर्ल्ड क्लास एक कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया। और कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसलिए बनाया कि हमारे गरीबों को इलाज के लिए दिल्ली, बंबई या बड़ी बड़ी जगह जाना पड़ता है और कैंसर का इलाज बहुत महंगा है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। और कैंसर का इलाज एक बार शुरू हो जाए तो उसको लगातार करना पड़ता है। वो भी चक गजरिया के नाम पे था, किसी के नेता के नाम पे नहीं था। हमें कोई दुख नहीं है, न कोई नाराजगी है कि आपने कल्याण सिंह जी के नाम पे कर दिया, लेकिन कम से कम वहां पर फंड्स तो हो, इलाज तो हो गरीब का फ्री। लोक भवन, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बड़े अकेले खड़े होकर बोर हो रहे होंगे। समाजवादी सरकार बनेगी, 2 महापुरुषों को और उनके साथ खड़ा करेंगे जिससे वो बोर ना हो। वो बता चुके, तो अपना तुम्हारा निकाल लेना आर्काइव से। ये भी नया आया पत्रकार, बहुत दिनों बाद आया या नया आया? नए आए हो? कितने दिनों से आ रहे हो? वो पहले 2 साल पहले हुआ होगा, 2 साल पहले ये बात हुई होगी। 2 साल पहले नहीं आए होगे। हाँ, 2 साल पहले नहीं आए होगे। बनारस में जो मुआवजा दिया गया है, जिसके नाम जमीन उसको दिया गया है, लेकिन उस जमीन पे लोग बटाई पर खेती कर रहे थे, उनको मुआवजा नहीं दिया गया है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को ये कम से कम ध्यान देना चाहिए कि जो बटाई पे जो लोग लिए उनका नुकसान ना हो, और आय जितनी दोगुनी की बात की उतनी उनको दे पैदावार की पैसा। आप क्या चाहते हो? सभासद से शुरू करो, इनको सभासद की टिकट दी जाएगी, फिर मुख्यमंत्री का सपना देखना। पत्रकार कोटा में मकान है और कुछ चीजें हैं, वो नहीं है। नहीं, नाम हर एक के नहीं बदलने चाहिए। देखिए, एक मिल जाइए इसका नाम। लोक भवन पे जरूर अकेले बोर हो रहे हैं, वहां जरूर 2 महापुरुष और आ जाएं, 3 आ जाएं, 4 आ जाएं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में बना वो लोक भवन है और वो जनता का है। लोक भवन कोई हमारा आपका नहीं है। स्टेडियम नए बनाएंगे, अब नए स्टेडियम बनाएंगे, इससे बेहतर नए शहरों में बनाएंगे जहां मैच और जगह भी हो पाए। वो नेताजी के समय से मैंने भी फंड दिया, नेताजी ने फंड दिया, पता नहीं क्यों रोक रखा है इन्होंने। क्योंकि मुख्यमंत्री जी क्रिकेट खेलते हैं तो 3 टप्पे के बाद बैट मारते हैं बॉल पे। चले फिर जाए, अब हम लोग जाने दें। जाओ बताओ। हाँ हाँ, पता नहीं आप गए कि नहीं, वहाँ पर तमाम ऐसी जगहों पर जहाँ एक पेड़ भी लगा है, वहाँ राजनाथ सिंह जी और मुख्यमंत्री जी के नाम पे बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, जबकि आपका नाम एक ही जगह पूरे पार्क में। जो कुछ बनवा रहे हर जगह के बोर्ड लगा है। देखिए, राजनाथ सिंह जी के नाम के अलावा सब नाम हटा दिए जाएंगे। देखिए, इन्हें पेड़ पौधों से कोई शौक नहीं है, सरकार को कोई दिलचस्पी नहीं है। अभी मैं कल या परसों कल इनफैक्ट अंग्रेजी अखबार में अहमदाबाद का जो रिवर फ्रंट बना है उसके 2nd और 3rd फेज का काम शुरू होने जा रहा है। और जो 2nd 3rd फेज का काम शुरू होने जा रहा है वो सिंगापुर की कोई कंसल्टेंट कंपनी है, उसके माध्यम से काम होने जा रहा है और वो अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आपका वन ऑफ द बेस्ट रिवर फ्रंट, मैं आज भी कहता हूं, ये रिवर फ्रंट एग्जाम्पलरी काम है दूसरे स्टेट्स के लिए और दूसरे सरकारें जो काम करना चाहें उनके लिए, जो आपका गोमती रिवर फ्रंट है। और गोमती रिवर फ्रंट उनके अपने रिवर फ्रंट से कई सुंदर है, अच्छा है और एक्टिविटी ज्यादा है। यहां पर जो डिजाइन है
उसमें एक्टिविटी ज्यादा है, लेकिन आपका नहीं चल रहा, आपका बंद हो गया। और सुनने में आ रहा है यहां के फुब्बारे चोरी होकर के गोरखपुर में लगा दिए गए हैं। इसकी जांच पड़ताल हमारे पत्रकार साथी जरूर करना कि जो फुब्बारे यहां आए थे वो चोरी करके गोरखपुर पहुंचा दिए गए हैं। और जो नाव की बात है वो प्रयागराज गई है। जो वाटर बस थी जो गोमती के लिए लाई गई थी, गोमती में लाई गई थी, वो वाटर बस थी, तो वो मैंने खुद देखा, वो प्रयागराज में चल रही थी। संजय निषाद ने अमेरिकी टैरिफ नीति पर और जदू प्रसाद से ज्वाइन करने पर प्रतिक्रिया दी है, दोनों बोला है। उनका कहना है जदू प्रसाद के लिए कि नेताओं के आने से वोट बैंक साथ नहीं आता। क्या नेताओं के आने से वोट बैंक साथ नहीं आता। संजय निषाद ने ये बात तो ठीक कह रहे हैं, ये बात तो ठीक कह रहे हैं। संत कबीरनगर का परिणाम देख लिया उन्होंने शायद, संत कबीरनगर का परिणाम। और कभी कभी जहां से बनाए गए होते हैं उनके लिए आरोप नहीं लगाना चाहिए। एमपी समाजवादियों ने बनाया था, कंफ्यूजन ना हो उनको। अब वो बीजेपी नहीं छोड़ सकते हैं। बीजेपी ऐसी पार्टी है, एक बार पकड़ लेती है फिर बीजेपी नहीं छोड़ सकती। आपको अपना सिद्धांत, कार्यक्रम, योजनाएं छोड़नी पड़ेंगी। बीजेपी नहीं छोड़ सकते आप आरक्षण वाली लड़ाई छोड़ दोगे, सम्मान वाली लड़ाई छोड़ दोगे, गंगा जल से नहाने वाली लड़ाई छोड़ दोगे। गाते हो तो पत्रकार साथी बुरा न माने तो गा दे आके। आजा भाई आजा, कोई बात खराब मत कर ना पीडीए के चक्कर में। भाई सुन लो गाना इसका भी। हाँ। मैंने आपसे कहा बीजेपी ऐसा जकड़ लेती है कि अपना आरक्षण आंदोलन, आओ बेटा यहाँ माइक पे गा दो। अच्छा गाना, पेन ड्राइव है? अरे तब तो अच्छा, तो क्या गाना है, लाइए पेन ड्राइव। हाँ ये अच्छा आदमी है, दे दो पेन ड्राइव। है क्या चीज? अरे छोड़ी पुरानी बातें, इशू और है। अब इशू देखिए फार्मर का है, किसान का है इशू। किसान दुखी बैठा है, बताओ। इटावा में टमाटर पे वो चला दिया उसने। हाँ सोचिए आप, टमाटर है, कोई व्यवस्था नहीं। अभी गेहूं नहीं खरीदा जा रहा। आप बताओ गेहूं कौन खरीदा? प्राइवेट कंपनियां खरीद रही है, सरकार प्राइवेट से खरीदवा रही है। और तर्क क्या दे रही है? क्योंकि मार्केट में वैल्यू ज्यादा मिल रही है किसान को, इसलिए प्राइवेट में जाने दो। क्योंकि उन्हें उसकी वजह से नहीं, जो आप आटा खरीदोगे मुनाफा प्राइवेट कंपनी आटा से कहेंगी, जो पैक्ड आटा है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो आ गई हैं आटा बना रही हैं, तो वो मुनाफा सरकार कमाने दे रही है। यही व्यवस्था खराब है। जो आप कह रहे थे अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे संभालोगे, हमें आपको मिलकर के अपनी अर्थव्यवस्था सुधारनी पड़ेगी। जैसे कि आप अभी जब 44 पुलिस भर्ती संपन्न हुई और उसमें उन्होंने बीते 13 तारीख को अपना जो फाइनल रिजल्ट जारी किया, उसमें एससी कैटेगरी जिसमें कटाप 196 थी और ओबीसी की 216 थी, उनमें एससी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ जिसमें नंबर 205 प्लस है। फिर मेरा फाइनल मेरिट में नाम नहीं है। और मैं अकेला नहीं सर, हमारे ऐसे हजारों भाई हैं जो ज्यादा नंबर होते हुए भी एससी ओबीसी के, उनका फाइनल मेरिट में नाम नहीं है। ये जो साथी कह रहा है, क्या नाम बेटा? गोविंद जो बात कह रहा है एकदम ठीक